हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री क्लास में आपका फिर स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था मुगल काल के शासक हुमायूं के विषय में, उसके युद्ध, उसके जीवन परिचय। मैं आज आपको बता रहा हूँ मुगल काल के महान सम्राट अकबर के जीवन परिचय, उनके प्रसिद्ध युद्ध और जो भी उसके नवरत्न हैं उनके विषय में आपको समझाऊंगा। अकबर अकबर इनका शासनकाल सन 1556 से 1605 तक रहा। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम। और पिता थे हुमायूं। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 को हुआ था। जन्म 15 अक्टूबर सन 1542। वह कहाँ था? अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। वीर साल के यहाँ। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था हुमायूं की क्लास में, जब हुमायूं अपने निर्वासन काल में था तो वो अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ पर रहा था, जो अपने प्रारंभिक काल में। और उस समय ही जो हुमायूं का भाई था हिंदाल, उसका जो गुरु था, उसकी बेटी का नाम था हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम का विवाह हुमायूं से हुआ था। और वहीं पर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर जब 9 वर्ष का था तो उस समय इसे गजनी का सूबेदार बना दिया गया था। और उसका जो संरक्षक था, पहले मैं बता रहा हूँ, अकबर जब 9 वर्ष की उम्र में था, अकबर जब 9 वर्ष का ही था, तो उसे गजनी का सूबेदार बनाया गया। तो 9 वर्ष का, यानी उसकी उम्र बहुत कम थी, छोटी उम्र थी। तो उसका जो है संरक्षक रहा था मुनीम खां। अकबर का संरक्षक रहा था 9 वर्ष की उम्र में मुनीम खां। संरक्षक मुनीम खां ये रहा था 1551 से लेकर 1556 तक। 1551 से 1556 तक मुनीम खां अकबर का संरक्षक रहा। और जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो इसका संरक्षक बनता है सन 1556 में, 1556 में बनता है संरक्षक इसका बैरम खां। दूसरा संरक्षक
बैरम खां। बैरम खां जो इसका संरक्षण रहता है वो रहता है सन 1556 से 1560 तक। बैरम खां ही था जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 1556 में, तो इसको हुमायूं को बैरम खां ने ही शासक बनाया था। और इसको सबसे पहले कलानौर में इसका जो राज्याभिषेक, सबसे पहले इसका राज्याभिषेक सर्वप्रथम बैरम खां के सहयोग से, बैरम खां के सहयोग से, बैरम खां के सहयोग से, बैरम खां के सहयोग से कलानौर में इसका जो है कर दिया गया था। कलानौर पंजाब में सहयोग से, कलानौर में, कलानौर कहाँ है? पंजाब में, पंजाब में। आज हम आपको बता रहे थे कि जो राज्याभिषेक था वो सर्वप्रथम बैरम खां के सहयोग से काम हुआ था कलानौर पंजाब में। और बैरम खां ने इसका जो राज्याभिषेक कराया था वो ईंटों का टीला ही था, और ईंटों के टीले पे ही उसका जो है राज्याभिषेक करा दिया, ईंटों के टीलों पे, ठीक है ना। तो उस समय जब राज्याभिषेक कलानौर में करा दिया तो उसका जो राज्याभिषेक दिल्ली में तो हुआ ही नहीं था। अब उस टाइम में एक हेमू नाम का हिंदू सेनापति वो जो है दिल्ली में शासक बन गया, दिल्ली में शासक बन गया, दिल्ली में बैठ गया। दिल्ली में बैठ गया हेमू, हेमू बन गया दिल्ली का शासक। और ये हेमू था कौन? हेमू था आदिल शाह का सेनापति, आदिल शाह का सेनापति। और आदिल शाह जो था वो जो सूर्यवंश का लगभग 7वां शासक था, ये उसका ये सेनापति था हेमू। तो जब अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हो गया, दिल्ली में हुआ नहीं, तो दिल्ली में शासन जमा दिया हेमू ने। तो फिर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 15 नवंबर सन 1556 को, 15 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। और जो दूसरा युद्ध हुआ था इसमें ये हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया। लेकिन जो अकबर का जो सेनापति था, जो उसका संरक्षक था बैरम खां, उसकी देखरेख में युद्ध लड़ा गया। क्योंकि अकबर तो उस समय बहुत ही छोटा बच्चा था, लगभग 12-13 साल की उम्र थी उसकी। तो ये जो है हेमू को हरा देते हैं, और हेमू जब हार जाता है तो उसके बाद 1556 में शासक बन जाता है अकबर। अकबर शासक बन जाता है। और धाय माँ के कहने पर, क्योंकि मैंने बताया था आपको 1556 ये संरक्षक बैरम खां रहा था 1556 से 1560 तक। तो जब 1556 से 1560 तक संरक्षक बैरम खां रहा तो बैरम खां के द्वारा ही शासन चला जा रहा था। तो जो इसकी एक धायमा थी, यानी जो उसकी देखभाल करने वाली अकबर की, तो उसने अकबर के कान भर दिए कि जो सारा शासन तो देख रहा है बैरम खां, जितने फैसले लेता है बैरम खां लेता है, तो इसे जो है तो हटा दे। तो इसने क्या किया फिर अकबर ने, उसके बैरम खां के धायमा के कहने पर इसने बैरम खां के लिए हटाने के लिए एक फैसला लिया। और अकबर ने रखी इसके सामने 3 शर्तें आपको बताऊंगा। पहले इसको एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ।
अकबर का जो शासनकाल था वो सन 1556 से लेकर 1605 तक था। अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम, पिता थे हुमायूं, और जो जन्म हुआ था अकबर का 15 अक्टूबर सन 1542 में हुआ था। और हुआ कहाँ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ। और अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ क्यों हुआ था वो मैंने आपको बताया था। जब हुमायूं अपने निर्वासन काल में था, तो अपने निर्वासन काल के समय सबसे पहले पहुंचा था वो अमरकोट के राजा के यहाँ पर, और वहीं पर ही सन 1542 में इसका अकबर का जन्म हुआ। और अकबर की लगभग 9 ही वर्ष उम्र थी, ये भी 9 ही वर्ष का था, तो उसे बना दिया गया गजनी का सूबेदार। जब गजनी का सूबेदार बनाया गया तो उसका संरक्षक यानी देखभाल करने के लिए, क्योंकि था ये केवल 9 वर्ष का, तो 9 वर्ष में कोई अपने आप तो कोई लड़ने कहीं नहीं लड़ाई कर सकता, ना ही कोई कहीं का शासन चला सकता, तो मुनीम का संरक्षक था। और जो मुनीम का था उसका संरक्षक रहा सन 1551 से लेकर 1556 तक। और इसका जो दूसरा संरक्षक है वो बैरम खां है, जिसका संरक्षक रहा है 1556 से 1560 तक। इसका राज्याभिषेक जब हुमायूं की मृत्यु हो गई 1556 में, तो उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसका राज्याभिषेक बैरम खान के सहयोग से कहाँ करा गया? कलानौर पंजाब में। अब उस बीच में हुआ क्या कि अकबर दिल्ली आया नहीं। जब दिल्ली नहीं आया तो दिल्ली में एक आदिल शाह का सेनापति था हैमू ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उस समय हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध। और पानीपत के दूसरे युद्ध में आदिल शाह का सेनापति हैमू, जिसको हेमचंद विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ये अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है, तो उसको जो है हराया था। जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई और हैमू की हार हुई, और पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर द्वारा जीत लिया। तो अब आ गया जो उसकी धायमा थी, जो बता रहा था, धायमा में अकबर के कान भर दिए कि ये जो है तुम्हारा सारा जो है शासन देख रहा है और अपने फैसले लेता है, और इसको जो है तुम अलग हटा दो। तो अकबर बैरम खान के खिलाफ 3 फैसले लेता है। 3 फैसले, पहला फैसला बैरम खान को कहता है कि आप जो है मेरे व्यक्तिगत सलाहकार बन जाओ। अकबर के बैरम खान के विरुद्ध 3 फैसले। अकबर के बैरम खां के विरुद्ध 3 फैसले क्या थे? एक तो कहा गया अकबर को कि तुम मेरे व्यक्तिगत सलाहकार बन जाओ। तुम मेरे व्यक्तिगत सलाहकार बन जाओ। दूसरा था कि तुम कालपी की सूबेदारी ले लो। कालपी की, कि मैं तुम्हें कालपी का सूबेदार बना देता हूं। कालपी के सूबेदार बन जाओ। और तीसरा फैसला था कि तुम चले जाओ मक्का। मक्का कहाँ है? अरब में। कि तुम मक्का चले जाओ। मक्का मदीना जो कहा जाता है, मक्का मदीना चले जाओ। तो बैरम खान ने सोची कि भाई तूने अकबर के लिए इतना काम किया, दूसरा युद्ध भी लड़ा और इसका शासन चलाया, और फिर मुझे जो इतना ये हटाया जा रहा है,
कभी कह रहा है कि तुम मेरे व्यक्तिगत सलाहकार बन जाओ, कभी कह रहा है कि तुम्हें खाने की सुविधाएं दे दूंगा, फिर कह रहा है कि मक्का मदीना चले जाओ। तो अंतिम फैसला जो बैरम खान ने किया, उसने फैसला किया कि मैं मक्का मदीना ही चला जाता हूँ। जब बैरम खान मक्का मदीना जा रहा था, मक्का मदीना के रास्ते में जा रहा था, तो मक्का मदीना जाते समय इसकी मुबारक खान ने कर दी हत्या। किसने हत्या कर दी बैरम खान की? मक्का जाते समय किसने कर दी? मुबारक खान ने हत्या कर दी। अब मुबारक खान ने हत्या क्यों की थी इसकी, ये भी एक सोचने का विषय है। हत्या क्यों की? जब मक्का मदीना चले जाओ, उससे कहा गया, जब वो जा रहा था मक्का मदीना जा रहा था, तो उसकी हत्या कर दी मुबारक खान ने हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बैरम खान की। अब बैरम खान की हत्या करने का मुबारक खान का कारण क्या था? कारण ये था कि जब हुमायूं का 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने मुबारक खान के पिता को मार दिया था। जब बैरम खान ने मार दिया था मुबारक खान के पिता को, तो उसी का बदला लेने के लिए मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। अब हुआ क्या? बैरम खान के दो की मौत, उसकी हत्या। और जब उसकी हत्या हो गई, हाँ तो हम कहाँ थे? तो मक्का मदीना चले जाओ, उसकी मौत हो गई मुबारक खान की। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ 1555 में, तो उस समय मुबारक खान के पिता की मृत्यु यानी हत्या कर दी थी बैरम खान ने, और इसी का बदला लेने के लिए मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। अब बैरम खान की हत्या के बाद जो बैरम खान की पत्नी थी, इसकी हत्या के बाद जो बैरम खान की पत्नी थी वो थी सलीमा बेगम। बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम वैसे तो थी अकबर से उम्र में बहुत बड़ी, लेकिन बैरम खान ने फिर इसको जो है अपनी बेगम बना लिया। और इसका एक पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, एक पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। किताबों में अब्दुल रहीम खान खाना भी लिखा हुआ है, कहीं अब्दुल रहीम खान खाना लिखा हुआ है, तो कैसे मान सकते हैं आप? तो सलीमा बेगम का पुत्र था ये। अब इसको भी इसने गोद ले लिया, अकबर ने इसको भी अपना पुत्र मान लिया, गोद ले लिया, और इसको अपने जो इसके अकबर के जो नौरत्न थे उसमें इसको जगह दी थी। और अब्दुल रहीम खान खाना ही था जिसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। जो 1560 और 1562, क्योंकि 1560 में तो इसकी बैरम खान कहानी खत्म हो गई, तो 1560 से 1562 तक जो वो धायमा थी, धायमा ने अकबर का जो शासन था अपने हाथ में ले लिया, और अपने हाथ में ले लिया उसको कहा गया हरमदल सरकार, या उसे कहा गया पेटीकोट सरकार। क्या कहा गया?
पेटीकोट सरकार। पेटीकोट सरकार, पेटीकोट सरकार क्यों कहा गया था? इस वजह से कहा गया था कि महिला क्या पहनती है? पेटीकोट। तो पेटीकोट सरकार इसी वजह से कहा गया था क्योंकि वो जो शासन दिया था वो धाय माँ के हाथ में आ गया था। अब जब धाय माँ के हाथ में आ गया, अकबर और थोड़ा सा बड़ा हो गया। अकबर ने सोची कि तो शासन बैरम खान ने फैसले ला, अब शासन चला पेटीकोट सरकार, तो मेरा शासन कहाँ से रहेगा? तो उसने, इसका एक पुत्र था, किसका? धाय माँ का पुत्र, धाय माँ का पुत्र था अदम खां। अब अकबर ने जो है अदम खां को लुढ़का दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। लुढ़काने का मतलब उसकी हत्या कर दी। अब उसकी हत्या कर दी तो धाय माँ इसके ही काय में, इसके दुख में धाय माँ की मौत हुई। धाय माँ की हुई मौत। अब क्या हुआ? अकबर बैरम खान से फ्री, धाय माँ से फ्री, जो पेटीकोट सरकार उससे फ्री। तो फिर शासन आ गया अकबर का, यानी फिर अकबर ने अपना जो है शासन अपने हाथ में ले लिया। अब 1562 में हो गया ये पेटीकोट सरकार से मुक्त। अब मैं आपको ये बताऊं फिर से ये पॉइंट। उसके बाद जैसे अकबर के बैरम खान के विरुद्ध 3 फैसले लिए अकबर ने। क्या लिया? पहला कि तुम मेरे व्यक्तिगत सलाहकार बन जाओ। उसने कहा कि मैं तो सलाहकार नहीं बनता, चल मत बन, कालबी के सूबेदार बन जाओ। तो कही मैं कालबी का सूबेदार नहीं बनता, चल मत बन, तू एक काम कर, तू मक्का मदीना चला जा। और जब मक्का मदीना चला जा, कह लगा यार मक्का मदीना जाना ठीक है, इसका इतना करा, इसको शासन दे दिया, इसका शासन करवा दिया, और फिर भी जो मुझे कभी यूँ बन जाओ कभी यूँ बन जाओ, तो मक्का मदीना ही भेज मुझे। जब मक्का मदीना भेजा, मक्का मदीना ही चल दिया। जब रास्ते में जा ही रहा था तो उसकी मुबारक खान ने कर दी हत्या। अब मुबारक खान ने हत्या क्यों करी? उसकी हत्या का कारण था कि जो मुबारक खान का पिता था वो मारा था बैरम खान ने। और मारा कब था? सन 1555 में। कब? जब ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था हुमायूं के काल में, लास्ट में। तो उस समय मुबारक खान ने, बैरम खान ने मुबारक खान की पिता की हत्या कर दी थी। तो इसी का बदला लेने के लिए मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। अब बैरम खान का चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। कब? 1560 में। उसके बाद जिसने कान भरे थे, कान किसने भरे थे? धाय माँ ने। फिर धाय माँ ने शासन ले लिया। कब? 1560 में। उसने 2 साल तक शासन चलाया। अब उसको क्या क्या कहा गया? हरमदल सरकार कहा गया, या कहा गया पेटीकोट सरकार। अब जो धाय माँ थी उसका पुत्र मार दिया किसने? इसने मार दिया अकबर ने। जब अकबर ने इसको मार दिया तो इसी के धक्के में कह लो, क्या कहते हैं, जो देसी भाषा में धक्के ना, या इसके दुख में कह लो, इसके दुख में उसकी होगी मौत। किसकी होगी? धाय माँ की मौत होगी। अब धाय माँ की मौत होगी तो वो बैरम खान से 1560 में मुक्त हो गया था, और अब हो गया 1562 में पेटीकोट सरकार से मुक्त। उसके बाद उसके अपने निजी फैसले चलते हैं। अब निजी फैसले क्या क्या हैं अकबर के? अकबर के निजी फैसलों में 1562 में, इसको आप मुख्य बिंदु लिख सकते हैं, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु सन 1562 में। पहले नंबर 1, 1562 में क्या करा? 1562 में हो गई दास प्रथा खत्म, दास प्रथा समाप्त, दास प्रथा समाप्त। दास प्रथा समाप्त का मतलब
जैसे दास रहते थे किसी के अंडर में ज़्यादा और उस पर शासक का ज़्यादा जोर दबाव रहता था, तो उस प्रथा को कर दिया उसने समाप्त। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, यानी जो तीर्थ यात्रा पे जाते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, उसको 1563 में समाप्त कर दिया। 64 में जजिया कर, जजिया कर समाप्त। जजिया कर किससे लिया जाता था? जजिया कर लिया जाता था मेरे बेटे, मेरे बच्चों, जजिया कर लिया जाता था जो हिंदू लोग थे, हिंदू से जजिया के लिया जाता था, यानी उसको कह सकते हैं गैर हिंदू से लिया जाने वाला कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ये क्या था कि उनकी हिंदू की देखभाल करना और उन पर ये टैक्स लिया जाता था। अब इसको भी इन्होंने समाप्त कर दिया कि तुमसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा। उसका जो मेन कारण था इनके समाप्त करने का क्या था? जो अकबर का मेन कारण था ये सब चीज समाप्त करने का, उसका मेन कारण क्या था कि जब मैं जजिया कर समाप्त कर दूंगा हिंदुओं से, तो हिंदुओं का लगाव मुस्लिम धर्म की तरफ होगा। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करूंगा तो भी उनका हिंदुओं का लगाव मुस्लिम धर्म की तरफ होगा। तो उस मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए उसने ये कर हटा दिए थे। और 1564 के बाद में सन 1575 में क्या करा? 1575 में करा उसने इबादत खाना। 1575 में इबादत खाना होता था, एक तरह का पूजा का स्थान था। और पूजा के स्थान पर उस समय वहां पर जो मुस्लिम लोग अपनी पूजा यानी अल्लाह को याद करना, जो उनका होता वो था इबादत खाने में याद करते थे जाके। तो यहाँ इसको मुस्लिमों का पूजा स्थल भी कह सकते हैं, मुस्लिमों का पूजा स्थल। अब अकबर ने इसको 1578 में 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सभी धर्मों के लिए खोल दिया, यानी पूजा स्थल तो था ही था और इबादत खाना वहां बैठकर धर्म पर चर्चा भी कर सकते थे। तो इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि यहाँ पर किसी भी धर्म का व्यक्ति आकर के अपनी धर्म पर चर्चा कर सकता है। तो ये 1578 में किया। फिर 1579 1579 इसमें करा मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा। मजहर क्या था? मजहर था कि जितने भी धार्मिक विवाद होते थे, धर्म के ऊपर जो विवाद होते थे, उन धार्मिक विवादों का फैसला अकबर ने अपने हाथ में ले लिया। तो जो ये था धार्मिक विवादों का जो अंतिम फैसला था, धार्मिक विवादों का
का अंतिम फैसला, अंतिम फैसला किसके हाथ में आ गया? अकबर के हाथ में, अकबर के हाथ आ गया, अकबर के हाथ में आ गया। पहले क्या थे कि जो धार्मिक विवाद थे वो जितने भी उनके अपने बड़े बड़े वो थे पुजारी, यानी हिंदुओं में जो उनके बड़े बड़े मौलाना थे वो धार्मिक विवादों को हल करते थे। लेकिन मजहर की घोषणा करके उसने 1579 में ये कर दिया कि जितने भी धार्मिक विवाद हो गए उसका जो अंतिम फैसला होगा वो जो अकबर कहेगा वो माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद सन 1582 में दहसाला प्रथा, दहसाला प्रणाली, दहसाला प्रणाली लागू की। दहसाला प्रणाली क्या थी? दहसाला प्रणाली थी 10 साल का, जो लोग जैसे भूमि करते थे तो जो उनके भूमि पर कर लगाया जाता था तो पहले तो अलग अलग वर्षों के अनुसार लगाया जाता था, एक वर्ष कुछ लगा दिया, एक वर्ष कुछ लगा दिया, एक वर्ष कुछ लगा दिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि दहसाला प्रणाली में पूरे 10 वर्ष का एक मापन लिया। मान लिया एक वर्ष 1 बीघे में 5 क्विंटल गेहूं हुए, दूसरे वर्ष 3 से 3 क्विंटल हुए, ऐसे ही चलते चलते 10 कर दो, वो अलग अलग हुए। तो उन सबको जोड़कर उसका एक औसत निकाल दिया, उन सबको जोड़ करके बना दिया एक औसत। जो उसका एक औसत था उसको बना गया दहसाली प्रणाली। यानी जो कर लिया जाएगा दहसाला प्रणाली, 10 साल का जो उसका एक तरह का उपजाना है कि उसका क्या इसकी भूमि में कितना उपजाऊ शक्ति है, कितना उपजता है, उसका एक रेशो लेके उसका जो है एक औसत निकाल के उसको लगा दिया, दहसाला प्रणाली लागू की। और ये दहसाला प्रणाली लागू की थी टोडरमल ने की थी इसकी शुरुआत। टोडरमल ने की थी शुरुआत, टोडरमल ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसके बाद है, इसको जो है दहसाली प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहते हैं। 8वां पॉइंट आपका, 8वां पॉइंट है सन 1582 में ही